वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ए.के. शर्मा। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हमने पिछले लेक्चर में गैस की द्रव में विलेयता को पढ़ा। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में हमारे पास हेनरी का नियम हम डिस्कस कर रहे थे। हेनरी के नियम के आधार पर हमारे पास एक स्थिरांक आया KH, हेनरी स्थिरांक, और उसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। देखें, सबसे पहले मैंने आपसे कहा गैस की द्रव में विलेयता। तो हमने कहा गैस जो है ये किसी भी द्रव में विलेय नहीं होती। इस द्रव के द्वारा गैस का क्या होता है? अवशोषण होता है। गैस का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। इसलिए हमने गैस की द्रव में विलेयता को किसके आधार पर व्यक्त किया है? अवशोषण गुणांक के आधार पर व्यक्त किया। किसके आधार पर व्यक्त किया? अवशोषण गुणांक के आधार पर। मैंने कहा कि गैस का ml में आयतन जो द्रव के 1 ml में विलेय है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या करेंगे? कांस्टेंट। एक निश्चित ताप पर गैस का ml में वह आयतन जो द्रव के 1 ml आयतन में घुला हुआ है, द्रव के 1 ml में विलेय है, उसको हम गैस का क्या कहेंगे? अवशोषण गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे? अवशोषण गुणांक, ठीक है। फिर हमने कहा गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक में मैंने आपसे डिस्कस किए 4 कारक। पहला कारक मैंने लिया किसकी प्रकृति? गैस की प्रकृति। ओके। सेकंड कारक हमने डिस्कस किया विलायक की प्रकृति। किसकी प्रकृति? विलायक की प्रकृति। तीसरा कारक हमने डिस्कस किया टेम्परेचर, और चौथा कारक हमने डिस्कस किया दाब। कितने कारकों का प्रभाव पड़ेगा गैस की द्रव में विलेयता पर? तो गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले 4 कारक हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से कारक हैं? गैस की प्रकृति, दूसरा है विलायक की प्रकृति, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा है प्रेशर, ठीक है। अब देखें गैस की प्रकृति। तो गैस की प्रकृति में मैंने आपसे कहा कि गैस जो है ये तो या तो कोई अभिक्रिया करनी चाहिए विलायक में, या फिर गैस का क्या हो जाना चाहिए? आयनन होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि इसकी विलेयता अधिक होगी, ठीक है। इसमें विलेयता का क्रम मैंने कहा था, ऑर्डर आपको लर्न रखना है। क्या ऑर्डर आया था हमारे पास? सर्वाधिक विलेय होगी NH3, फिर हमारे पास HCl, HCl के बाद SO2, SO2 के बाद HCl के H2S, H2S के बाद CO2, C2H2, फिर O2 और फिर N2। ये ऑर्डर हमने डिसाइड किया था। किस आधार पर किया? वापस देखें, NH3 जल में हाइड्रोजन बंध बनाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो अमोनिया का संगुणन हो जाएगा और ये अधिक विलेय होगा। HCl जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता लेकिन ध्रुवीय है, और HCl की ध्रुवणता ज़्यादा होती है SO2 से, SO2 की ज़्यादा होती है H2S से, तो ये ध्रुवीयता के आधार पर विलेय हैं। फिर मैंने कहा CO2 अध्रुवीय है, कम विलेय होगी। C2H2 भी अध्रुवीय है, लेकिन इनमें वान डर वाल बल की प्रकृति CO2 में ज़्यादा होगी C2H2 से, क्योंकि वान डर वाल बल अणुभार पर भी डिपेंड करते हैं। अणुभार ज़्यादा, वान डर वाल बल की प्रकृति भी ज़्यादा, तो CO2 का ज़्यादा होगा C2H2 से, ठीक है। फिर ऑक्सीजन O2, और फिर कम किसका होगा? N2 का। फिर दूसरा आया था विलायक की प्रकृति। हमने कहा था दोनों ध्रुवीय हैं, घुल जाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल लिया था मैंने किसका? HCl का। HCl मैंने कहा जल में विलेय है, जल में क्या है? विलेय, लेकिन बेंजीन में क्या है? अविलेय होगी। हमने कहा था लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घुलता है। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता कम हो जाएगी। गैस की विलेयता क्या होगी? कम हो जाएगी। गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन कहा था आपसे, H2 और हीलियम जो गैसें हैं ये जल में कैसी अभिक्रिया करते हैं? इनकी अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। कैसी होती है? ऊष्माशोषी होती है, तो इनकी जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं कह दूंगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? दाब के प्रभाव का अध्ययन, और दाब के प्रभाव के आधार पर मैंने कहा था कि हमने एक नियम लिया, कौन सा नियम लिया?
हेनरी नियम। हेनरी नियम के 2 पॉइंट थे। स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। स्थिर ताप पर द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय गैस के मोल भिन्न, विलेय गैस के मोल भिन्न साम्य पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। उल्टा कह दूं मैं, P जो आएगा गैस का जो आंशिक दाब आएगा साम्य पर, ये मोल भिन्न के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। और P गैस बराबर KH इंटू मोल भिन्न ऑफ गैस। ठीक है, KH क्या है हमारे लिए, हेनरी स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी लिया था मैंने, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड में मैंने आपसे कहा था कि हम विलेय गैस की मात्रा को मोल में ना लेकर के मास प्रति वॉल्यूम में या मोल प्रति वॉल्यूम में ले लेते हैं, तो मोल प्रति लीटर में ले लें। तो मैंने कहा गैस की जो सांद्रता है, विलेय गैस की सांद्रता लगाए गए दाब के समानुपाती होगी, और C गैस बराबर आ जाएगा K इंटू P गैस। यहाँ पर जो K है ये हमारे लिए क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, दोनों की यूनिट मैंने अलग अलग बताई थी। KH की यूनिट आएगी दाब के बराबर, क्योंकि मोल भिन्न जो होती है इसकी यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस है। तो हेनरी स्थिरांक की यूनिट दाब की यूनिट के समान होगी। K की यूनिट आएगी, ये तो हो गया सांद्रता मोल प्रति लीटर अपॉन दाब, दाब यानी कि ऐसा यूनिट बार, तो आ गया मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। फिर मैंने आपसे कहा था KH के अकॉर्डिंग हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। KH जो है इसकी यूनिट मैंने डिस्कस की, और यूनिट मैंने कह दिया या तो बार मान लेंगे, पास्कल ले लेंगे, एटमॉस्फेयर ले लेंगे, किलो पास्कल ले लेंगे, कोई भी यूनिट हम यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने कहा K का यूनिट अलग होगा। यहाँ पे मैंने कहा K का यूनिट है, K है, इसका मात्रक जो है अलग होगा। क्या आ रहा था, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है कि हमारे पास भिन्न भिन्न ताप पर, भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर KH का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट KH की वैल्यू, नेक्स्ट हमने कहा कि हमारे पास गैस भिन्न भिन्न है, गैस भिन्न भिन्न है, तो हम कहेंगे KH भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। और यदि मैं कह दूं विलायक मेरे पास डिफरेंट है, विलायक भिन्न भिन्न है, तो भी मैं आपसे कहूँगा KH की वैल्यू भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूँगा KH की वैल्यू ज़्यादा आती है, तब हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। देखो कैसे हो जाएगी, हमारे पास आ रहा था मोल भिन्न गैस इज इक्वल टू KH इंटू P गैस। साम्य पर P कांस्टेंट है, किसी भी गैस का आंशिक दाब कांस्टेंट रहेगा। KH हेनरी स्थिरांक अभी मैंने हटा दिया है, तो उस गैस की विलेय मोल भिन्न भी समान कांस्टेंट रहेगी। अब मान लो गैस का KH ज्यादा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, KH मान लो उच्च है, ठीक है ना, या निम्न है, ये डिपेंड करेगा विलेय गैस की मात्रा पर। तो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करेगा KH। ये कांस्टेंट हो गया एक टेम्परेचर पर साम्य स्थिति में, और जब ये कांस्टेंट हो गया तो ये जो आता है KH डिपेंड करेगा मोल भिन्न या गैस की मोल भिन्न पर या गैस की मात्रा पर। ठीक है, ये हाई होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये कम हो जाएगा, फिर विलेयता क्या हो जाएगी, कम। तो विलेयता डिपेंड करेगी किस पर, KH की वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करेगी, KH की वैल्यू पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट आता है हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, एक पॉइंट हमें हेनरी नियम की सीमा पे ध्यान रखना है, बाकी लिमिटेशन अपने आप निकल के आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, देखो हेनरी नियम की सीमाएं। पहला, हेनरी का नियम कब लागू होगा, तो ये नियम तनु विलयनों पर, कौन से विलयनों पर, तनु विलयनों पर लागू होगा। कौन से नियमों, विलयनों पर, तनु विलयनों पर। तनु विलयन का मतलब है कि गैस की विलेयता कम होनी चाहिए,
गैस की विलेयता क्या होनी चाहिए? कम। गैस की विलेयता कम कब हो सकती है? तो मैं कह दूंगा गैस रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, या मैं कह दूं गैस का आयनन नहीं होना चाहिए, ठीक है, या मैं कह दूं गैस जो है इसका संगुणन या वियोजन नहीं हो, तब भी इस गैस की विलेयता कम होगी, तनु विलयन बनेगा। तीसरा पॉइंट, दाब जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं हो तब भी बहुत उच्च नहीं हो तो भी हम कहेंगे तनु विलयन बनेगा। और चौथा पॉइंट मैं कह दूं टेम्परेचर जो है ये बहुत कम नहीं हो तब भी हम कहेंगे कौन सा? तनु विलयन हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो हेनरी नियम की लिमिटेशन हो गई। तो मैंने कहा हेनरी नियम लागू होगा कौन से विलयनों पर? तनु विलयनों पर। कौन से विलयनों पर? तनु विलयनों पर, ठीक है, तनु विलयनों पर लागू होगा। क्लियर हो गई बात? कौन से विलयनों पर लागू होगा? तनु विलयनों पर, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूंगा तनु विलयनों पर लागू होगा, इसका मतलब है कि गैस की विलेयता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और गैस की विलेयता कम कब हो सकती है? जब गैस रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे या फिर गैस का संगुणन या वियोजन नहीं हो, तब हम कहेंगे तनु विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। तो दूसरी लिमिटेशन आ गई, गैस विलायक में कोई रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए या फिर गैस का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। तीसरा आ गया तनु विलयन कब बनेगा? तो मैंने कहा था दाब बढ़ाते जाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, विलयन सांद्र होता जाएगा। तो दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये लिमिटेशन हो गई किसकी? हेनरी के नियम की लिमिटेशंस, हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में बहुत से अनुप्रयोग आप हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्या क्या अनुप्रयोग आएंगे देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शीतल पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स में गैस घुली हुई होती है। कौन सी गैस विलेय होती है? CO2 गैस। कौन सी गैस घुलनशील होती है? इसमें CO2 गैस घुलनशील होती है। तो ये गैस जो है उच्च दाब पर घोली जाती है जिससे इसकी विलेयता ज्यादा हो जाए। दाब उच्च रखना पड़ेगा और प्रेशर टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग आ गया शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थों में बोतल को भरते समय बोतल को कम ताप पर और उच्च दाब पर भरा जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं? हेनरी नियम के अनुप्रयोग। कौन से नियम के अनुप्रयोग? हेनरी नियम के अनुप्रयोग। पहला मैंने लिया किसमें? शीतल पेय पदार्थों में। कौन से पदार्थों में? शीतल पेय पदार्थों में, ठीक है। ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जब हम ढक्कन बंद करेंगे तो ढक्कन लगाने से पहले इसमें हम गैस भरेंगे। तो ये जो गैस भरी जाएगी इसमें, ये तो बोतल का टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और यहाँ जो गैस का प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को निम्न ताप और उच्च दाब पर भरा जाता है जिससे विलेयता ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड अनुप्रयोग क्या होता है? तो सेकंड अनुप्रयोग डियर स्टूडेंट्स, हमारी श्वसन क्रिया में भी हम इस नियम का अनुप्रयोग करते हैं। कौन सी प्रक्रिया में? श्वसन क्रिया में। श्वसन क्रिया में कैसे करते हैं हम? श्वसन क्रिया में कैसे करेंगे? तो नासा छिद्र के द्वारा जब वायुमंडलीय गैस हमारे फेफड़ों पर जाएगी, कहाँ पर जाएगी? फेफड़ों पर, लंग्स पर जाएगी। तो लंग्स पर जो क्या होता है? ऑक्सीजन का दाब ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन का दाब क्या हो गया? उच्च हो गया। इसके चारों ओर ब्लड की कैपिलरीज हैं, रक्त वाहिनियां हैं। क्या है? रक्त वाहिनियां। तो दाब उच्च है तो ये ऑक्सीजन इसमें घुल जाएगी, किसमें? रक्त में, और रक्त में विलेय हो जाएगी, ठीक है। रक्त में विलेयता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अब रक्त में विलेयता अधिक होने का मतलब है ये ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगी। Hb का मतलब हीमोग्लोबिन, और ये क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी,
ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त वाहिनियों में होता हुआ बॉडी के विभिन्न पार्ट्स पर जाएगा, और बॉडी के विभिन्न पार्ट्स पर जाएगा तो मैं कह दूं टिश्यू जो है ऊतकों पर पहुंचने के बाद वहां पर टिश्यूज पर ऑक्सीजन का दाब कम है, और ऑक्सीजन का दाब कम है तो ये जो ब्लड आया, इस ब्लड में ऑक्सीजन का दाब ज्यादा था, बाहर टिश्यू के पास ऑक्सीजन का दाब क्या है, कम है, तो ये ऑक्सीजन जो है टिश्यू के पास आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है अस्थायी है, ये तुरंत ऑक्सीजन अलग कर देगा, हीमोग्लोबिन ब्लड में शेष रह जाएगा। ये ऑक्सीजन किस पे पहुंच जाएगी? टिश्यू पर, ऊतकों पर, कोशिकाओं पर पहुंच जाएगी, और कोशिकाएं अपनी क्रिया को कंप्लीट करेंगी इस ऑक्सीजन का उपयोग करके, और अपने श्वसन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी श्वसन क्रिया में भी हम किसका यूज करते हैं? हेनरी के नियम का यूज हुआ। देखो यहां पर ऑक्सीजन का दाब ज्यादा था तो घुलनशीलता, विलेयता बढ़ गई, टिश्यू के पास ऑक्सीजन का दाब कम था तो विलेयता कम हो गई, ऑक्सीजन ऊतकों पर, कोशिकाओं पर आ गई, और कोशिकाएं अपनी श्वसन क्रिया कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा हमारे पास आता है पर्वतारोही जो होते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, इनमें पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या होता है? गैस जो है इसका दाब, या मैं कह दूं वायुमंडलीय दाब कम है। वायुमंडलीय दाब क्या है? कम। लगातार वायुमंडलीय दाब कम रहता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई के क्षेत्र पर जाएंगे वैसे वैसे दाब के मान में कमी आएगी। अब जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, इनको ऑक्सीजन कम मिलेगी। ऑक्सीजन क्या होगी? कम प्राप्त होगी, क्योंकि दाब ज्यादा होता तो ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा जाती। ऊपर हम ऊंचाई पर चले जाएं, या पर्वतारोही जब आरोहण करते हैं, पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, उस समय ऑक्सीजन का दाब कम होने लगेगा तो इनको ऑक्सीजन कम मिलेगी। ठीक है, अब जो व्यक्ति लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं और उनको ऑक्सीजन कम प्राप्त हो रही है, इसलिए ये शारीरिक रूप से क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा? इनकी सोचने समझने की शक्ति भी, क्षमता जो है, सोचने समझने की क्षमता भी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस रोग को हम नाम से पढ़ते हैं, एक विशेष नाम से, एनोक्सिया। कौन सा रोग कहते हैं? एनोक्सिया। तो ध्यान रखना, एनोक्सिया जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में पाया जाएगा। और इस रोग के लक्षण क्या है? ये शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, और इनकी सोचने समझने की शक्ति जो है, क्षमता है, वो कम होगी। ठीक है, अब नंबर 4 हम कहें गोताखोर जो होते हैं, ये अपने पास पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं। समुद्र के गहराई में चले गए, वहां पर दाब ज्यादा है, बाहर चेस्ट पर लगने वाला दाब भी ज्यादा है। सिलेंडर से जब उनको ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो फेफड़ों पर ऑक्सीजन का दाब भी ज्यादा है। दोनों दाब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जैसे ये अचानक ऊपर आएंगे, सतह पर आएंगे, तो सतह पर आते ही क्या होगा? जल का दाब तो कम हो गया, और सिलेंडर तुरंत तो है नहीं कि पानी के अंदर ही हटा देंगे, सिलेंडर लगा हुआ है तो उसमें ऑक्सीजन का दाब यथावत बना हुआ है। ठीक है, गैस का दाब फेफड़ों पर जो लग रहा है वो यथावत बना हुआ है। इसके कारण क्या होता है? जैसे ये बाहर आएंगे तो इनको सीने में क्या होने लगेगा? पेन होने लगेगा। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो गैस है, गैस का सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये हीलियम गैस मिला करके रखते हैं। कौन सी गैस मिला करके रखते हैं? हीलियम गैस युक्त सिलेंडरों का उपयोग करते हैं। अब देखो इसमें एक पॉइंट और आता है कि जब ये समुद्र के अंदर हैं, समुद्र के अंदर हैं तो गैस बॉडी में ज़्यादा होगी, बॉडी में अधिक होगी, और बॉडी में अधिक है तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी बॉडी में घुल जाएगी। कोशिकाओं के जो लिक्विड पदार्थ हैं उनमें ये नाइट्रोजन गैस भी विलय हो जाएगी, रक्त वाहिनियों में नाइट्रोजन गैस भी उपलब्ध रहेगी। जैसे ही ये ऊपर आएंगे, सतह पर आ जाएंगे, समुद्र के अंदर से ऊपर आ जाएंगे, सतह पर आएंगे, तो ऑक्सीजन गैस के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगेगी, जिससे रक्त वाहिनियां जो हैं इन रक्त वाहिनियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, और ऐंठन उत्पन्न होने से बहुत भयंकर पीड़ा होती है, बहुत भयंकर दर्द होने लग जाता है। ठीक है,
और इस रोग से, इससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग को बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स बोलते हैं। इस चिकित्सकीय अवरोध को क्या बोलते हैं? इस चिकित्सकीय अवरोध को हम बोलते हैं बैंड्स। इस बैंड्स से बचने के लिए जो समुद्री गोताखोर हैं, ये एक विशेष प्रकार के ब्रीथिंग किट का उपयोग करते हैं। ब्रीथिंग किट का यूज करते हैं और इस किट में हीलियम गैस भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। इस ब्रीथिंग किट में जनरली 7% तो हीलियम होती है ठीक है, नहीं 11.7% तो 11.7% तो हीलियम होती है, नाइट्रोजन लगभग रहती है 56.2% और ऑक्सीजन जो होती है ये होती है 32.1%। ये इसका कंपोजिशन काफी बार पूछा जाता है। हीलियम कितना प्रतिशत होगी? 11.7%, नाइट्रोजन होगी 56.2%, ऑक्सीजन होगी कितनी? 32.1%। ठीक है, और इसको एक विशेष नाम भी बोलते हैं स्क्यूबा। इस किट को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग किट को स्क्यूबा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्क्यूबा। तो ध्यान रखना, ये कंपोजिशन काफी बार नीट में पूछा हुआ है। एम्स में भी एक बार ये कंपोजिशन पूछा हुआ है। हीलियम का कितना प्रतिशत है? 11.7, नाइट्रोजन कितनी है? 56.2 और ऑक्सीजन कितनी है? 32। वैसे एयर में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन होती है लगभग 70%, ठीक है, लेकिन 79%, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन को कम करके इसकी जगह क्या मिला दिया जाता है? हीलियम मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन की अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा? हीलियम जो है ये हल्की होने के कारण और कम घुलनशील होने के कारण, नाइट्रोजन की तुलना में इसकी विलेयता कम होती है, ठीक है, कम घुलनशील होने के कारण बैंड्स जो चिकित्सकीय अवरोध था ये उत्पन्न नहीं होगा और व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी ठीक है, ये कुछ थे हमारे पास हेनरी नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, यहां पर दो चिकित्सकीय अवरोध बताइए मैंने, ध्यान रखना, एक एनोक्सिया और एक बैंड्स। एनोक्सिया कहां पर होता है? एनोक्सिया पर्वतारोहियों या फिर पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले व्यक्तियों में होगा। एनोक्सिया के लक्षण क्या है? शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, सेकंड अवरोध मैंने बताया। दूसरा चिकित्सकीय अवरोध हमने लिया बैंड्स। बैंड्स में क्या होगा कि हमारी जो रक्तवाहिनियां हैं इनमें ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, और जिसके कारण भयंकर रूप से पेन होने लगेगा, शारीरिक दर्द होगा और कभी कभी इतना भयंकर पेन होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचने के लिए विशेष रूप से ब्रीथिंग किट का उपयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्यूबा कहते हैं। हीलियम 11.7% है, नाइट्रोजन 56.2% है और ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है? 32.1%। क्लियर? अब हम हेनरी नियम पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मैंने कहा यदि N2 गैस को, क्वेश्चन, यदि N2 गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में प्रवाहित किया जाता है। किस में प्रवाहित किया जाता है? जल में प्रवाहित किया जाता है। किस में प्रवाहित किया जाता है? जल में प्रवाहित किया जाता है। किस में प्रवाहित किया जाता है? जल में प्रवाहित किया जाता है। तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 विलेय होगी यदि N2 का आंशिक दाब 293 केल्विन पर 0.987 बार तथा KH 76.48 बार है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? देखो, हमारे पास आता है, हमें कह दिया कि मोल निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं मोल भिन्न निकाल दूं N2 की। तो मेरे पास मोल भिन्न ऑफ N2 बराबर क्या होता है? N2 का दाब अपॉन KH, क्योंकि हेनरी नियम क्या था? PN2 बराबर KH इंटू मोल भिन्न N2, यही था ना। N2 की जगह मैं कह देता हूं गैस, P गैस बराबर
के एच इंटू मोलबिन गैस। यहाँ से गैस निकाल दिया मैंने। गैस का दाब दिया हुआ है मुझे, आंशिक दाब 0.987 बार और के एच दिया हुआ है 76.48 बार। तो मोलबिन ऑफ N2 बराबर आ गया 0.987 अपॉन 76.48 और ये हमारे पास आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है। मोलबिन निकालना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या अपॉन नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ठीक है, इसको मैं कहूँगा नाइट्रोजन के मोलों की संख्या अपॉन नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस 55.5। जल के मोलों की संख्या क्या होती है? 55.5 होती है 1 लीटर में। ठीक है, 1 किलोग्राम या 1 लीटर में। अब हम कहेंगे लगभग बराबर आ जाएगी, क्योंकि तनु विलयन बहुत तनु विलयन हो गया, वो डाइल्यूट विलयन हो गया, तो नाइट्रोजन के मोल जो है नगण्य होंगे, तो ये हो गया NN2 अपॉन 55.5। ठीक है, और इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। तो N2 के मोल आ गए 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 55.5 और ये आ जाएंगे हमारे पास 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴। किस में आ जाएंगे? मोल में। ठीक है, हमसे मोल नहीं पूछा भाई, मिली मोल पूछा है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ इसको मैं चेंज कर रहा हूं, बराबर 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴। मिली में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके 10⁻³ का डिवाइडेशन कर दिया और आगे क्या है? मोल। ध्यान दें, ये पॉइंट मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। ये हो गया मिली मोल, मिली मोल हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, 7.16 इंटू 10⁻⁻⁻1 यानी कि 0.716 मिली मोल। मोल में पूछता तो यहीं तक कैलकुलेशन छोड़ लेते, मिली मोल में पूछा तो ये कैलकुलेशन हो गई। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 293 केल्विन पर यही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यदि गैस बदल देता हूं, O2 गैस को 293 केल्विन ताप पर जल पर प्रवाहित किया जाता है, तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल ऑक्सीजन गैस विलेय होगी यदि ऑक्सीजन का आंशिक दाब 0.987 बार तथा इसके लिए KH 34.84 दे देता हूं, 34.84 बार है। ठीक है, इस क्वेश्चंस की कैलकुलेशन क्वेश्चन सेकंड आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है और क्वेश्चन सेकंड जो मैंने नोट किया है इसको आप सेल्फ सोल्व करेंगे, खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूं। ये क्वेश्चंस नोट करके आप खुद सोल्व करेंगे और कमेंट्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा सड़े अंडे वाली, सड़े अंडे जैसी गंध वाली, एक मिनट बोर्ड को मैं क्लियर कर लूं, बोर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन दिया मैंने, सड़े अंडे जैसी गंध वाली, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। H2S गैस को H2S गैस गुणात्मक विश्लेषण में प्रयुक्त होती है, विश्लेषण में प्रयुक्त होती है। कौन से विश्लेषण में प्रयुक्त होती है? गुणात्मक विश्लेषण में। यदि H2S की जल में STP पर विलेयता 0.195
मोल किलोग्राम इनवर्स है तो KH की गणना करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो STP पर प्रेशर हो गया 1 बार, कितने बार हो गया 1 बार, ठीक है। विलेयता दी है, विलेयता दे दी क्या 0.195 मोल किलोग्राम इनवर्स, यानी कि मैं कह दूं 0.195 मोल है, ठीक है। 1 किलोग्राम जल में या 1 लीटर में, एक ही बात है। तो ये मोल हो गए हमारे पास, यानी कि N हो गए हमारे पास H2S के कितने हो गए 0.195। तो पहले मुझे H2S की हेनरी स्थिरांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, मोल बिन ऑफ गैस, कौन सी गैस है H2S बराबर KH इंटू P ऑफ H2S गैस, ठीक है। मुझे मोल बिन निकालनी है पहले, तो मोल बिन निकालनी है H2S की, तो H2S के मोल अपॉन H2S प्लस जल के मोल, H2S के मोल 0.195, 0.195 प्लस जल के मोल 55.5, और ये हमारे पास हो गया 0.195 अपॉन 55.695, वैल्यू आ जाएगी 3.5 इंटू 10⁻³ ये मोल बिन आ गया H2S का, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे आप। अब ये हमारे पास KH बराबर आ जाएगा मोल बिन H2S अपॉन PH2S, तो मोल बिन आ गया 3.5 इंटू 10⁻³ अपॉन H2S का दाब क्या है 1 बार है, ठीक है। तो ये हमारे पास KH निकालनी है हमें, ओहो ध्यान दे भैया, PH2S फॉर्मूला अपोजिट हो गया, PH2S बराबर KH इंटू मोल बिन H2S, तो KH बराबर क्या हो जाएगा PH2S अपॉन क्या हो जाएगा मोल बिन H2S, सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास 1/3.5 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया अपॉन 3.5 और हमारे पास आ जाएगा 285.6 बार, 285.6 बार, ठीक है। कैलकुलेशन वापस देख लेंगे एक बार। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियम पर पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आएगा वाष्प दाब, वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ओके, थैंक यू।